ठीक है, तभी मैं बोलती हूँ मेरा कि ना बच्चे एक टाइम पे सवाल कर है, लिया देखो करो। मान लेते हैं ना कभी कोई आपसे सब्जी मंडी में मिल जाता है, आप धनिया खरीद हाँ रही हो, आप सब्जी हाँ वाले से धनिया के लिए लड़ाई कर रही हो, वो आपको देख लेगा, बोलेगा हेलो हाँ। मैम, आप तो कंफ्यूज हो जाओगी। नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं पूछूंगी हेलो बेटा क्या नाम जाम है आपका। अच्छा मुझे हाँ, पता है वो ना, तो अब आप लोगों को पता है कि मैं आपकी टीचर हूँ, मुझे नहीं पता लेकिन आप लोग कैसे दिखते हो, तो अगर आप लोग मुझे कहीं पे देखो और आप मुझे पहचान लो तो प्लीज मिलने की कोशिश जरूर करना कि हेलो मैम, हाय मैम, कैसे हो, है ना। अच्छा वरना बताओ, क्या धनिया फायदा है। धनिया की आप लड़ाई करते हो सब्जी वाले से? मैंने लिया नहीं है कभी, मतलब, तो हाँ। आई 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 डोंट नो क्या ही लड़ाई करनी है। नहीं चलो, अब क्लास शुरू करते हैं, सब लोग आ जाओ ऐसे फोकस फोकस मैम वाले मोड टेंथ में। क्लास नोट्स अपडेट होते थे? हाँ बेटा, मैं एक बार अपडेट कर दिए थे, मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, उसको अपडेट कर दूंगी। मेरे को लास्ट क्लास की रिवीजन दे दो थोड़ी सी। यार लास्ट क्लास में फ्रिक्शन हुआ था, आज तो नया चैप्टर शुरू करना है। लास्ट क्लास में ना मैम कुछ वो नहीं हुआ था, लास्ट क्लास में कोई टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ था, लास्ट क्लास में खाली फ्रिक्शन के क्वेश्चन हुए थे। यस ठीक है मैम। बेटा, तो फ्रिक्शन के क्वेश्चंस वो एक बार देख के सॉल्व जरूर करना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे, उन क्वेश्चंस के तरीके से काफी सारे क्वेश्चन जेई में पूछे भी गए हैं, सो दे आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, तो डू सॉल्व देम। सही है। मैम यस मैम। मस्त है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तो अपनी अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा अगला चैप्टर शुरू हो चुका है, अब हमारे फर्स्ट टर्म के अंदर आई थिंक वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन और ग्रेविटेशन बचे हैं। ये सारे चैप्टर्स थोड़े बड़े बड़े हैं, रोटेशन तो काफी बड़ा है, तो इसको भी हम थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। अभी हम वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ रहे हैं, तुमने अपनी एनसीईआरटी में देखा होगा कि वहां पे सर्कुलर मोशन का भी टॉपिक है, तो सर्कुलर मोशन हम एक अलग यूनिट की तरह पढ़ेंगे, हम सर्कुलर मोशन ऐसे घिचपिच करके नहीं पढ़ेंगे, हम एक अलग यूनिट में सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा फ्लो रहेगा, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, हो सकता है आगे पीछे कवर हो, बट हम जेई के हिसाब से चल रहे हैं, तो सारे टॉपिक्स तुम्हारे कवर हो जाएंगे, टॉपिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, ये हो सकता है कि एनसीईआरटी में कोई टॉपिक कहीं और तुम्हें मिले, हमने जो वो टॉपिक डिस्कस किया वो कहीं और डिस्कस किया हो, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। तो अब वर्क, पावर, एनर्जी में अगर हम आज की क्लास देखें, तो आज की क्लास में हमें बेसिक बेसिक चीजें ही थोड़ी कवर करनी है। आज है ना कि पहला चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो पहला दूसरा दिन इजी रहता है, तो वैसा वाला सिचुएशन रहेगा अभी एक दो क्लासेस में, सिंपल सिंपल चीजें, आज थोड़ा थियोरेटिकल चीजें ही डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा बेसिक चीज यही है कि वर्क होता क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि फिजिक्स के अंदर हम जो फिजिकल वर्क होता है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग फोर्सेस के लिए वर्क। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चा जी। अलग अलग फोर्सेस के लिए हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर एक ही बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही है तो उस केस में वर्क डन कैसे होगा वो भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। सबका एक ही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम्हें वेक्टर के टाइम पे भी करवा दिया था मैंने, बट ठीक है, उसको और फॉर्मली अब हम पढ़ लेंगे। तो चलो, अब आ जाओ वर्क पे। तो तुम लोग अपनी भाषा में मुझे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से वर्क का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग। पन्ने भरना। मैम जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ठीक है, डिस्प्लेस हो जाता है, तब मैम हम कहते हैं कि हमने वर्धन किया है। बिल्कुल सही है। तो चलो, आपने फिजिक्स की डेफिनेशन बता दी, तुम तो वैसे भी बोलोगे कि भाई अब जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ अपनी जगह पे, ठीक है, वर्क डन, अगर मैं थोड़े से इसके बादल बनाकर इसके थोड़े से एग्जांपल्स लिखूं, तो मैं अपनी जगह पे बैठ के तुम्हें पढ़ा रही हूँ, वो भी तो वर्क डन नहीं है, टीचिंग माई स्टूडेंट्स। नो मैम। यस मैम। नहीं, मेरे जैसे नॉर्मल अगर कोई बच्चा सीखे तो हाँ मैम, टीचिंग भी तो यस वर्क मैम। डन होता है। वैसे ही अगर यस। आप अपनी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, आप कुछ चीज पढ़ रहे हो, वो भी आपका कुछ काम तो कर ही रहे हो। वर्क का मतलब होता है काम करना, तो कुछ काम तो कर ही रहे हो। अगर आप अपनी जगह पे बैठ के टीवी देख रहे हो, अगर आप अपनी जगह पे बैठ के टीवी देख रहे हो या फिर कोई मोबाइल वगैरह चला रहा है, तो वो भी काम कर रहा है बच्चा। अगर कोई इंसान है वो फैक्ट्री में काम करता है, तो सपोज आई एम सेइंग, कोई नाम बताओ बढ़िया सा, सपोज आई एम सेइंग अमन, अमन है कोई बच्चा हमारे पे, अमन वर्क्स इन अ बिग फैक्ट्री, तो अमन की ऐसे जॉब वगैरह लग गई है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में वो काम कर रहा है। ठीक है, वैसे ही और भी कुछ होगा यार, कुछ सिचुएशन होएगा, कोई इंसान है जो किसी शॉप पे बैठ के सेल कर रहा है चीजें, सेलिंग थिंग्स ऑन शॉप, तो ये सारे काम ही तो हो गए ना, ये सारे काम ही तो हो गए ना, इस चीज से तो अग्री करोगे, ये सारे तो काम ही हो गए। बट फिजिक्स का जो वर्क डन होता है, जो बच्ची ने डेफिनेशन बताई वो होता है, फिजिक्स में जो वर्क डन है, फिजिक्स का जो वर्क डन होता है उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, वर्क डन हैज अ स्पेशल मीनिंग, वर्क डन हैज अ स्पेशल मीनिंग। ये सारे जो वर्क होते हैं, ये इंग्लिश भाषा में आप काम के हिसाब से इसको एसोसिएट कर दोगे, बट फिजिक्स में जो वर्क डन होता है दैट हैज अ स्पेशल मीनिंग। और इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, क्या बताया था आपने बच्चा। मैम जब ऑब्जेक्ट डिस्प्ले फोर्स एग्जीक्यूट करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट पे और वो डिस्प्लेस हो जाता है, तब हम उसे वर्धन कहेंगे। बिल्कुल सही, तो बच्चे ने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो लगी रही है, वो फोर्स के साथ साथ उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट हिलनी भी चाहिए, कुछ डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ फिजिक्स की भाषा में वर्क डन हुआ है। मतलब अगर कोई इंसान है
तुम लोग अगर अपना स्कूल का इतना भारी बैग उठाकर, तो तुमने अपनी सारी की सारी जितनी 11th की बुक्स हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, सारी बुक तुम्हें स्कूल में बोली है कि लेकर आनी है, इतना भारी बैग उठा के तुम लोग अपने कंधे पे खड़े हुए हो लाइन में कि भाई अब एंट्री लेनी है स्कूल में, तो तुम्हें तो लगेगा कि हम बहुत काम कर रहे हैं क्योंकि इतना भारी बैग हमने उठा रखा है, बट फिजिक्स की भाषा में तुम कुछ काम नहीं कर रहे। तो फॉर फिजिक्स, फॉर, ड्यू टू फोर्स। हाँ बिल्कुल सही बेटा, फॉर वर्क डन इन फिजिक्स, फोर्स तो होनी ही चाहिए। फॉर वर्क डन इन फिजिक्स, फोर्स तो शुड बी देयर, बट द फोर्स must act through a distance, through a distance। ये सबको सिचुएशन समझ में आई? इज दिस ओके? यस मैम, आ रही है। ठीक है, तो हमें अपनी जैसे नॉर्मल सिचुएशंस में लगेगा कि ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन की जो डेफिनेशन होती है वो थोड़ी अलग होती है। सो इन साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, साइंटिफिक डेफिनेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन है, वर्क से शुरू कर रहे हैं, फिर एनर्जी पे चलेंगे, फिर पावर पे चलेंगे। साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क इज डिफरेंट देन एवरीडे वर्क। ये वाली चीज सबको क्लियर है? सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि हाँ आप वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्क पे आ चुके हैं। अभी तक फोर्स वगैरह पढ़ लिया, उस फोर्स की वजह से क्या वर्क हो रहा है वो भी पढ़ लेंगे। सही है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो हमें अभी वर्क डन का तो मतलब समझ में आया। अब बेटा वर्क डन को कैलकुलेट करने के ना देयर आर 3 मेथड्स। अच्छा नोट करना है, एक सेकंड लो बेटा, नोट कर लो। ये तभी ना ऐसे बादल वगैरह बना देती हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा समझ में आए, अच्छा लगे। कर लिया बेटा नोट डाउन? ठीक है, अच्छा चैप्टर है यार। मुझे तो वैसे 11th के चैप्टर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये वाले बच्चों को थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, बट आई थिंक दैट दीज चैप्टर्स आर एक्चुअली बेटर। तो अच्छे से फोकस करके समझ लो, अच्छा पेस चल रहा है हम लोगों का, कोई चैप्टर भूलो मत, कोई स्किप मत करो, क्लास ट्राई करो कि ये सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ो। मैम, हाँ बेटा। मैम आप जब स्टूडेंट थे तो आपको आसान लगती थी सारी चीजें? क्या बेटा फिर से बोलो प्रतीक बच्चा? मैम आप जब स्टूडेंट थे तो आपको सारे चैप्टर आसान लगते थे? पता है मेरे साथ क्या होता था जब मैं स्टूडेंट थी, तब मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, मुझे ये वाले चैप्टर्स इजी लगते थे। मतलब मेरे को जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगा कभी भी एज अ स्टूडेंट एज वेल। मुझे बल्कि सेकंड टर्म में दिक्कत होती थी क्योंकि उसमें ना रट्टाफिकेशन बहुत थी, उसमें फॉर्मुलाज रटने पड़ते हैं। यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट समझा, कोई फॉर्मुला रटना नहीं, अपने आप हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सारे क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे, है ना। मतलब मेरे को तो जब रटने वाला चीज आता है कि ये फॉर्मुला रट लो, ये 50 फॉर्मुला रट लो, तो उनमें ज्यादा दिक्कत आती है। तो मुझे ये वाला पोर्शन रिलेटिवली इजी लगता है। मतलब आप ठीक है, टॉपर एज थे अ अपने स्टूडेंट, टाइम के? एज अ स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू। या चले आगे? यस मैम। चलो। यस अब मैम। बेटा वर्क डन को कैलकुलेट करने के ना 3 तरीके होते हैं, तो तीनों तरीके हम एक एक करके पढ़ेंगे और डिटेल में वर्क डन को स्टडी करेंगे। वो 3 तरीके कौन से होते हैं वो समझ लो। दैट देयर आर 3 मेथड्स, देयर आर 3 मेथड्स of finding work done by a force, of finding work done, of finding work done by a force। सबसे पहला वाला मेथड क्या होता है, या फिर सबसे पहली वाली जो हमें चीज डिस्कस करनी है वो ये है कि जब एक कांस्टेंट फोर्स लग रही हो तब कितना वर्क डन हो रहा है। मतलब अगर किसी बॉडी पे मैं तुम्हें बोलूं कि 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो उसकी वजह से वर्क डन बताओ। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वी विल डिस्कस वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इज दिस पॉइंट ओके? सबसे पहली वाली चीज हम यही डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट फोर्स के केस में क्या वर्क डन आ रहा है। अब इसके बाद दूसरी चीज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये फोर्स तुम्हारी वेरिएबल भी हो सकती है, टाइम के साथ चेंज हो सकती है। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रही हो तो फोर्स भी टाइम के साथ चेंज हो सकती है। तो सेकंड थिंग व्हिच वी विल डिस्कस इज कि अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है तो उसकी वजह से वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी हम खाली वर्क की बात कर रहे हैं, एनर्जी में तो हम गए नहीं। 1-2 लेक्चर वर्क पे बताएंगे, उसके बाद हम एनर्जी पे चलेंगे। तो अब हमें 2 पता चल गए
क्या क्या हमें पढ़नी है चीजें। सबसे पहली चीज हम आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे मेजरली वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है किसी बॉडी पे, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसकी वजह से वर्क डन कितना हो रहा है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्स मेरी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होता है। और तीसरा जो मेथड हमें सीखना है, तीसरा मेथड है कि अगर आपको ग्राफ दे दिया, अगर आपको ग्राफ दे दिया तो व्हाट विल बी द वर्क डन इन दैट केस। वर्क डन इन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो ये तीन मैंने मेथड हमें क्वेश्चन वर्क था। डन। हाँ बेटा। हाँ, हमने पढ़ा था कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा हो किसी चीज पे हम्म। तो हम वर्क डन की वैल्यू 0 होती है। हाँ अभी देखेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अभी देखेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड ओके में। मैम। सही है, चलो अब ये जो बच्चा चीज बोल रहा है यस वही मैम। डिस्कस करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट वाला चीज आ गया, वही सब चीजें डिस्कस करनी है हमें। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन लिया है मेजरली। अब आ जाओ, जो ये बच्चे ने चीज बोली जो हमें सबसे पहला टॉपिक भी डिस्कस करना है, विच इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो हम लोगों ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि एवरीडे लाइफ में अगर हम देखते हैं, अगर हम एवरीडे लाइफ की बात करते हैं तो उसके अंदर ये जो वर्क वर्ड है इसकी डेफिनेशन काफी अलग है दैन द डेफिनेशन विच इज देयर इन फिजिक्स। एवरीडे लाइफ में वर्क का जो मतलब होता है वो एक तरीके से सिनोनिम होता है लेबर का। किसी इंसान ने कुछ काम किया हो, उस पर कुछ लेबर उसने लगाई हो, उसने कुछ एफर्ट पुट इन करा हो, वही होता है आपका वर्क डन। फिजिक्स में हमने देख लिया कि भाई डेफिनेशन अलग है, तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है वो चीज अब तुम लोग लिख लो। तो फिजिक्स के लिए वर्क इज सेड, work is said to be done, work is said to be done by a force, by a force, when the force, when the force produces, when the force produces a displacement, when the force produces a displacement in the body, in the body on which it acts in any direction. Displacement can be in any direction. बट जो मेरे बच्चे ने अभी कुछ परपेंडिकुलर वाली चीज बोली वो भी मैं डेफिनेशन में लिख देती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट एक्सेप्ट परपेंडिकुलर, एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सबसे पहले ये डेफिनेशन देखो, एक बार डेफिनेशन नोट डाउन भी करेंगे बच्चे सब लोग, एक बार रीड भी मारेंगे इसको। तो हम लोगों ने देख लिया कि फॉर वर्क टू बी डन, फॉर वर्क टू बी डन दो कंडीशन चाहिए हमें। फॉर वर्क टू बी डन हमें दो कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन क्या है हमारी कि कुछ फोर्स लगनी चाहिए, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। पहली कंडीशन क्या है, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड। ऑब्वियसली मैम ये तो हमें समझ में आ गया। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो फोर्स है ये कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी बट नॉट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स मस्ट प्रोड्यूस a displacement, applied force must produce a displacement, ये सब नाइन्थ में भी पढ़ चुके हो, in any direction, in any direction except except perpendicular to direction of force। अब ये परपेंडिकुलर वाला पॉइंट भी क्यों आ रहा है ये भी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी कि व्हाई इज दैट कमिंग। यहां तक नोट डाउन कर लिया सब बच्चों ने? ठीक है, कर लो, एक एक करके नोट डाउन यस कर लो, मैम। कर लो बेटा। चलूं आगे। थोड़ा थियोरेटिकल है आज की क्लास में, बोल रही हूँ सिंपल सिंपल क्लास है आज की क्लास में, दिक्कत नहीं आएगी। थियोरी पढ़नी है, क्वेश्चंस भी फिर ढेर सारे सॉल्व करेंगे बट मेजरली थोड़ा थियोरी पे। मैम 1 मिनट। हाँ बेटा कोई नहीं, कर लो, ले लो टाइम।
ठीक है, ये मतलब सारी कंडीशंस जो होती हैं वर्क डन होने के लिए, कंडीशन क्या, वरना वर्क डन होगा ही नहीं, वर्क डन 0 हो जाएगा। चलूं आगे बेटा? यस मैम, चलिए। चलो, तो अब इसका मैथमेटिकल रूप देख लेते हैं थोड़ा, इसका मैथमेटिकल रूप देख लेते हैं थोड़ा। तो पहला मैथमेटिकल रूप तो बड़ा ही आसान है। सपोज ये कुछ धरती माँ है, चलो धरती माँ को हटा देते हैं, ऐसे रख लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, इसके ऊपर तुम्हें रखा हुआ है एक डब्बा। ग्राउंड इरेज हो गई अनफॉर्चुनेटली। स्क्रीन दिख रही है सब बच्चों को? आज स्क्रीन भी थोड़ी मैम। मेहरबान नहीं हो रही है? अच्छा, मैम आपका जल चित्र थमा हुआ है। मैंने वही बोला कि अभी तक बच्चों की कुछ आई नहीं कि मैम दिख रही है नहीं दिख रही। नहीं मतलब मैंने कहा कि छोड़ो ना, आज मैम को गेस गेम खेलने को कहते हैं। नहीं, मेरे को समझ नहीं आएगा ना, वैसे बता दिया करो बेटा अगर कभी स्टक हो ना। अभी आ गया? नो मैम, पहले थी। मैं सच बताऊं ना तो मेरा इंटरनेट यहाँ पे ऐसे चलता है ना कि जैसे आप कुछ बोल रहे हो तो मैम ना आ गई। आपको आवाज पहले आती है, आपकी वीडियो में आपका चेहरा मेरे को बाद में हिलता हुआ दिखता है, तो मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ। अच्छा मेरा इंटरनेट पहले ही मरा हुआ है। अच्छा, आपके तो फिर इंटरनेट में दिक्कत है ये वाली तो। अब जैसे इस सिचुएशन मैम में मैं होता है। आपको, ये तो इंटरनेट की दिक्कत है जो इसकी अभिजय ने बताई। अब सपोज इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई, इस डायरेक्शन में मैंने कुछ फोर्स लगाई, तो तुम बोल दोगे कि मैम डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर अगर मुझे वर्क डन लिखना है, क्या होता है वर्क डन? तुमने अभी बोला, बचपन में पढ़ते आए हो ना, एफ एस। F dot S cos theta. बिल्कुल सही, बट यहाँ पर तो एफ एस हो गया ना सिंपल। अब एक बच्चे ने ये कॉस थीटा वाली चीज बोली, तो ये बच्ची ने कॉस थीटा वाली चीज क्यों बोली? क्योंकि फोर्स हमेशा तुम इस तरीके से थोड़ी अप्लाई करते हो, फोर्स हमेशा तुम इस तरीके से थोड़ी अप्लाई करते हो। अब सपोज मैं पुलिंग फोर्स लगा रही हूँ, ये मेरा धरती है, ये मेरा डब्बा है, इस डब्बे को मैं ऊपर की डायरेक्शन में खींच रही हूँ, इस डब्बे को मैं कुछ इस डायरेक्शन में खींच रही हूँ एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, और मेरी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। तो इस सिचुएशन में जब मुझे वर्क डन लिखना है, इस सिचुएशन में जब मुझे वर्क डन लिखना है, तो आई विल राइट इट एज एफ डॉट एस। दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू दैट वी डिस्कस्ड दिस व्हेन वी वर डिस्कसिंग वेक्टर्स। यहाँ पर तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो काम में आएगा। डॉट प्रोडक्ट याद है थोड़ा बहुत, बाकी अगर याद नहीं है तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं वर्क भूल गए। डन विल बी इक्वल टू, भूल गए? चलो कोई नहीं, वो भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगी। हमने क्या पढ़ा था? चलो एक छोटा सा रिकैप पर डॉट प्रोडक्ट कर ही लेते हैं इसके पहले। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पर बना देती हूँ डॉट प्रोडक्ट, रिकैप ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसे भूल कैसे जाते हो यार तुम लोग? चलो अगला मैम टास्क शायद यही है। मैं आपकी स्क्रीन। अच्छा एक सेकंड बेटा, मैं चेक करती हूँ। अभी विजिबल है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो ये जो एफ डॉट एस है, दिस इज आवर डॉट प्रोडक्ट, दिस इज आवर डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या अला बला है ये समझ लो। हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था बेटा, कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के, अगर आपको दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, दो तरीके होते हैं। तो मैम स्केलर क्वांटिटी आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला बच्चा आपने। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के हम लोगों ने पढ़ा था दो तरीके होते हैं। पहला होता है तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, एक तरीका होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, या फिर उसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और दूसरा तरीका होता है हमारा वेक्टर मैम प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट या उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर आप दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लेते हो, अगर आप किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लेते हो, तो उसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगी, ए डॉट बी, है ना। डॉट प्रोडक्ट में हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें ये जो क्वांटिटी सी आएगी मेरे पास, दिस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, दिस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर आप दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, तो तब आपके पास जो ये क्वांटिटी आती है ये आपकी एक ये वेक्टर क्वांटिटी। मैम वेक्टर। यही पढ़ा था हम लोगों ने पहले, याद आ गया थोड़ा बहुत? यस मैम याद है। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। चलो, अब इसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रीकैप उसका भी कर लेते हैं। रीकैप ऑफ डॉट प्रोडक्ट अगेन, ताकि देयर इज नो कंफ्यूजन। मैम अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा। वो तो बेटा रिजल्टेंट निकालना है,
वो तो जब आप Yes, दो को ma'am, ऐड करते हो L1 वो का है ना। formula. अब डॉट प्रोडक्ट में मैम हम लोगों ए ने बी क्या देखा कॉस था, थीटा। हाँ, A yes, B ma'am, cos yes, ma'am. theta. A B डॉट cos प्रोडक्ट में theta. हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर दो आपके पास वेक्टर्स हैं ए Yes, और ma'am, आ बी गया याद. जो एंगल थीटा बना रहे हैं एक दूसरे से, तो आप डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ऐसा ही कुछ किया था, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहीं से हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब हमारा कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री अगर होता है तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी जो होता है वो हमारे पास ए Maximum. बी के बराबर आ जाएगा जो आपका मैक्सिमम है। और अगर आपका Yes, दोनों के ma'am. बीच में 90 डिग्री का एंगल बन 90 रहा का है, एंगल है. 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपका जो ए डॉट बी आएगा वो 0 आएगा। बेटा आपको आंसर मिल गया अपना, जो बच्चा पूछ रहा था कि मैम परपेंडिकुलर वाले केस में क्यों 0 होता है ना बेटा, परपेंडिकुलर वाले केस में इसलिए 0 होता है क्योंकि तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सही है बच्चों। अब यहीं से हम लोगों ने एक और चीज क्या देखी थी कि अगर मैं आई कैप जे कैप और के कैप के कोऑर्डिनेट्स में देखना चाहती हूँ तो यहां से हम लोगों ने देखा था कि आई कैप डॉट आई कैप 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा, के कैप डॉट के कैप ये तीनों आपके 1 आएंगे। और अगर मैं कुछ भी इसके अलावा ले लूं, आई कैप डॉट जे कैप ले लूं, जे कैप डॉट के कैप ले लूं, के कैप डॉट आई कैप ले लूं, कुछ भी ऐसी चीजें ले लूं तो ये मेरे पास 0 आएंगी। ये भी चीज हम लोगों ने देखी थी। तो इससे फिर हम लोगों ने क्या लिखा था कि अगर ए को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं एज ए एक्स आई कैप प्लस प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और अगर मैं बी को रिप्रेजेंट कर रही हूं एज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो यहां से मेरा ए डॉट बी कैसे लिखेंगे, याद है बच्चों को? 9 टर्म्स आएंगी, 9 में से 6 तो 0 हो जाएंगी, खाली आई कैप जे कैप और के कैप वाली टर्म बचेगी ना। तो कैसे, bx plus हाँ ay by plus az bz. बिल्कुल सही, गुड जॉब बच्चा। यही तो पढ़ा था बस डॉट प्रोडक्ट के बारे में, और उसके क्वेश्चन सॉल्व करे थे, बाकी उसकी एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ी थी हम लोगों ने। Yes, ma'am. सही है, थोड़ा सा रिकैप हो गया डॉट प्रोडक्ट का, याद आ गया सबको? ठीक है, Yes, ma'am. चलूं आगे? Yes. चलो अब बात कर लेते हैं अपने वर्क डन की, अब बात कर लेते हैं अपने वर्क डन की। तो मैम मैंने एक तो प्रीवियस पे जाओगे? देख लो बेटा, Yes, ma'am. ठीक है, कर लिया ना हो बच्चा? गया। चलूं आगे? Yes. चलो अब अगर हम वर्क डन की बात करते हैं तो वही, मतलब वर्क डन भी तुम्हारा ये डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ही लग रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड वर्क डन के भी क्वेश्चन सेम बनते हैं, जैसे अलग चीज है नहीं उसमें, वही सारे क्वेश्चंस हम आज देखेंगे भी। तो सपोज ये मेरी ग्राउंड है, हम लोगों ने बोला कि इस पे अगर हरे रंग का एक डब्बा रख रखा है, इस पे अगर हरे रंग का एक डब्बा रखा हुआ है जिसपे हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, विच फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हो रही है तो हम वर्क डन कैसे लिखेंगे, एफ डॉट एस। तो यहां से आप देख सकते हो कि वर्क डन जो होता है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क डन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये वर्क डन को अगर मैं एक्सपैंड करके लिखती हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर मुझे एफ एस पता है, मैग्नीट्यूड क्या है पता है, थीटा की वैल्यू पता है, सो आई विल राइट एफ एस कॉस थीटा। आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय एस। सही है ना बेटा? और यहां पर ये एफ कॉस थीटा वाली क्या चीज है, एफ कॉस थीटा इज दिस पर्टिकुलर, एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Yes, ma'am. कैन यू गाइस सी दिस? तो वर्क डन की ही एक और डेफिनेशन या फिर एक और फॉर्मूला अगर तुम लोगों को लिखना है तो लिख सकते हो। वर्क डन का एक और फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या आ जाता है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement, in the direction of displacement, in the direction of displacement multiplied by the displacement. Is this part okay? ये चीज सबको समझ में आई बेटा? यस मैम आ गई, Yes, नो ma'am. प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला तुम्हें, अगर तुम्हारे पास कहीं पे भी कुछ भी दो रैंडम फोर्सेस गिवन है, अगर मैं इसका एक और डायग्राम बना दूं, सपोज ये मेरी कुछ फोर्स है, ये मेरी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो यहाँ पर हमने जो ये सेम चीज यार, मैंने जब वो करवाया था ना तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट तब भी बताया था कि अगर आप इस चीज का यहाँ पर प्रोजेक्शन ले लो, ये एंगल मेरा थीटा है,
तो ये वाला जो पार्ट है दिस विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, वर्क डन आप डायरेक्टली लिख सकते हो एफ मल्टीप्लाइड बाय सॉरी एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय एस। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो, उसको आप एस कॉस थीटा की तरह इमेजिन कर लो, तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स है और कुछ नहीं। सही है बच्चों? बच्चे ने हैंड रेस कर रखा है। हाँ रचना बेटा। मैम वर्क डन का डायरेक्शन भी होना चाहिए। नहीं, स्केलर क्वांटिटी है बेटा, नो डायरेक्शन। मैम एक चीज पूछनी थी हम्म मैम, और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, अगर उनके प्रोडक्ट मतलब उनके साथ ही भराती वेक्टर है तो वो भी वेक्टर होते हैं। ये वर्क डन में ऐसा कहा है कि ये स्केलर है? नहीं, वर्क डन की वैल्यू में डायरेक्शन का कुछ रोल है नहीं। मतलब वर्क डन अगर आपको निकालना है ना, तो एनर्जी हो गई, वर्क डन हो गई, आपकी एक स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ये इनमें डायरेक्शन का कुछ रोल नहीं है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, वो हम स्टडी करेंगे, बट वो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं है। वर्क डन का क्या मतलब है? या तो फिर आप वर्क डन किसी चीज पे कर रहे हो, या फिर कोई चीज आप पे वर्क डन कर रही हो, बस उसके हिसाब से हम डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती वर्क डन की, कि यहाँ नॉर्थ की अच्छा। तरफ जा रहा है या साउथ की तरफ जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है कुछ वर्क डन का डायरेक्शन, मैम है ना जैसे बेटा? एक ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है फोर्स अप्लाई करने पे, तो फिर वो डायरेक्शन भी तो इंक्लूड होना चाहिए वर्क डन तो में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में आती होगी वो डायरेक्शन, वर्क डन में नहीं आएगी वो डायरेक्शन। कितना काम करा जा रहा है उस ऑब्जेक्ट में, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। ओके मैम। ठीक है बेटा? बाकी सारे जैसे फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें हमें डायरेक्शन देखने की फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करी, वर्क डन किस डायरेक्शन में हुआ, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा ना बेटा। यस सही मैम। बात है? चलो फॉर्मूला क्या होता है, समझ नहीं आया ये वाला मतलब। वर्क डन का फॉर्मूला यही है बस, एफ डॉट एस, वाओ। दैट इज द फॉर्मूला। मैम अच्छा, आप कॉस थीटा का ही कंपोनेंट क्यों लिए? साइन थीटा भी तो ले सकते हैं। साइन थीटा तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है ना बेटा। गुड क्वेश्चन, गुड आंसर मैम। डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन होती है दैट इज एफ एस कॉस थीटा ओनली ना। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही यही होता है कि तुम एक कंपोनेंट ले लो, उस वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में मल्टीप्लाई द टू। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर तुम्हारा साइन थीटा आएगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर कॉस थीटा ही आएगा। सही है बच्चों? ये चीज क्लियर है? आगे चलूं? यस मैम। चलो अब थोड़े से ना कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस सम स्पेशल केसेस नाउ। उससे हो सकता है तुम्हारा अंडरस्टैंड। यार ये वर्क डन का यही फॉर्मूला है, एफ एस कॉस थीटा, और कोई फॉर्मूला नहीं है। तुम बोल रहे हो कि मैम फॉर्मूला दे दो, तभी मैं बोल रही हूँ मुझे मैकेनिक्स इसीलिए इजी लगती है, इसमें फॉर्मूला ज्यादा नहीं है। सबसे पहले लेट अस डिस्कस केस वन। केस वन एक ऐसा केस है कि तुम्हारी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तुम्हारी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू जैसे ही हो जाएगी, तुम्हें पता है कि वर्क डन तुम्हारा एफ एस कॉस थीटा है, तो वर्क डन तुम्हारा जीरो नहीं हो जाएगा। वर्क डन तुम्हारा जीरो नहीं हो जाएगा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होते ही। सो दिस इज यस वन स्पेशल केस दैट वर्क डन बाय अ force work done by a force is zero if the body is displaced in a direction perpendicular to it, in a direction perpendicular to the force, to the direction of applied force. तो ये भी नोट डाउन कर लो, इसके थोड़े से एग्जांपल्स भी मैं बताती हूँ अब तुम लोगों को इसके बाद। ठीक है? अब इसके जैसे बच्चों को थोड़े से एग्जांपल्स चाहिए होते हैं, तो थोड़े से एग्जांपल्स देख लो। तो सपोज तुम्हारी कोई बॉडी है, ये ग्राउंड है, तुम्हारी कोई बॉडी स्लाइड कर रही है कुछ इस तरीके से। योर बॉडी इज स्लाइडिंग लाइक दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। इज दिस ओके? तो बेटा यस मैम। इस सिचुएशन में तुम्हारी इस बॉडी Yes, पे ma'am. कुछ mg फोर्स भी लग रही है, तुम्हें पता है, और इस बॉडी पे मैम कुछ नॉर्मल फोर्स भी लग रही है। तो ना तो यहाँ पर वर्क डन कुछ नॉर्मल फोर्स की वजह से आएगा, ना यहाँ पर वर्क डन कुछ mg फोर्स की वजह से आएगा। सो वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इन दिस केस will be equal to work done because of normal reaction which will be equal to 0। ठीक है? क्योंकि दोनों की दोनों तुम्हारी नॉर्मल है डिस्प्लेसमेंट से। इज दिस ओके? मैम मैम जैसे कोई ऑब्जेक्ट वेज पे रखी हुई है तो फिर वो स्लाइड करेगी तो उसमें वर्क डन 0 है? नहीं, उसमें वर्क डन 0 नहीं आएगा। जो उसकी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो mg का एक कंपोनेंट ही नहीं आ जाता उस डायरेक्शन में, यस मैम। है ना? तो वो जो mg का कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उसको तुम वर्क डन से मल्टीप्लाई कर दो।
मैम वहाँ पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है। हाँ बट स्लाइड कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट भी लग रही है उसपे। स्लाइड क्यों कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही बट स्लाइड वो कर रहा है क्योंकि एमजी का जो आई थिंक साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो वहां पे लग रहा है ना, तो mg का sin यस theta मैम। वाला component is allowing it to fall, so because of that you will have some work done ना, mg sin theta वाला component is acting, तुम्हारी displacement आ रही है तो work done आ जाएगा। सही है बेटा? ओके मैम। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, यही वाला सेम आर्ग्यूमेंट तुम इस चीज में भी लगा सकते हो कि सपोज कोई बंदा है, सपोज कोई बंदा है, जैसे कूली होता है, जैसे कूली पता है ना सब बच्चों को, कूली है, उसके सर पे उसने एक बहुत भारी सा बैग उठा रखा है, उसने अपने सर पे एक बहुत भारी सा बैग उठा रखा है और वो आगे की डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन ये जो कूली है वो आगे की डायरेक्शन में चल रहा है। तो इस सिचुएशन में भी ये जो लोड की वजह से बंदे कोई काम नहीं कर रहा, देयर इज नो वर्क डन बिकॉज ऑफ द लोड। ये जो इसने सर पे अपना पूरा का पूरा हैवी मास डाल रखा है उसकी वजह से वर्क डन 0 है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लोड लगेगा वो बंदे के सर पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे कि देयर इज नो वर्क डन बिकॉज ऑफ द लोड। इज दिस ऑल्सो ओके? यस मैम। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई? इफ ही इज मूविंग फॉरवर्ड विद सम displacement suppose, so this is what will happen in this case. Is this okay? Yes, ma'am. यस मैम। चलो आगे। चलो, अब बेटा वैसे हमने सर्कुलर मोशन अभी पढ़ा नहीं है बट ठीक है, उसका भी एक छोटा, मैम एक बार अच्छा पीछे देख लो कर बेटा। लो। मैम हम्म, मैम जैसे कोई पेंडुलम मूव करता है हाँ, तो फिर उसका भी केस वो एक, देखेंगे, वहां यस पर भी मैम हो टेंशन गया। की वजह से वर्क डन नहीं होएगा। यस मैम हो ठीक है, गया। एक और चीज पढ़ा होगा ना, जैसे ये तीसरा एग्जांपल सपोज कर लो सर्कुलर मोशन का, तो थोड़ा बहुत तुमने सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ, अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं कुछ भी। तो मैम सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है? स्क्रीन स्टक है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. सर्कल ही बनाया है, अभी कुछ नहीं होता। विजिबल है बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब सर्कुलर मोशन के केस में तुम्हें पता है कि कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही होती है जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है जिसकी वजह से ये बॉडी मूव करती है। ये Yes, चीज ma'am. पढ़ते आए हो बचपन से, वो तुम्हारी कुछ रेडियल इनवर्ट डायरेक्शन में लगती है, दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमें पता है कि अगर ये बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है तो किसी भी पॉइंट पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी टेंजेंशियल, किसी भी पॉइंट पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो टेंजेंशियल होती है, किसी भी पॉइंट पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो टेंजेंशियल होती है। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 इन दिस केस, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। अभी यही सेम आर्ग्यूमेंट हम जो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? बेटा वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली एक ऐसी, जब तुम ऐसे कोई स्ट्रिंग की वजह से उसको, सपोज तुमने स्ट्रिंग टाई करके उसको घुमा लिया, तो वो तुम्हारी ऑब्जेक्ट जो है वो घूम क्यों रही है? क्योंकि टेंशन की वजह से उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, तभी तो वो एक सर्कल में घूम रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट अपने आप थोड़ी घूमेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरीके से वो फोर्स है जो रेडियल इनवर्ट डायरेक्शन में लगती है और इनेबल करती है किसी भी बॉडी को सेंट्रली सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए। ठीक है, यस मैम। ठीक है, इसको सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे वैसे डिटेल में हम। तो बट वर्क डन जो होता है इस केस में 0 होता है। और तीसरा केस, चौथा केस जो एक बच्चे ने मुझे पेंडुलम का एग्जांपल दिया वो अच्छा लगा, तो पेंडुलम को लिख देते हैं। चलो, अब अगर पेंडुलम में एन आता है, नहीं आता? एन आता है पेंडुलम? यस मैम आता है। एन आता है? चलो तो लिखना तुम लोग भी उसको, एन को। तो सपोज ये मेरा ऊपर एक ऐसे लगा रखा है मैंने, सीलिंग से अटैच्ड एक पेंडुलम लगा रखा है, ये सपोज थोड़ा सा आगे भी चला गया तो कुछ यहाँ पर आ गया। तो बेटा ये सारी सिचुएशन में, इस पूरी की पूरी सिचुएशन में मेरी टेंशन जो फोर्स होगी वो कुछ ऐसे लगेगी, यहाँ पर मेरी जो टेंशन होगी वो कुछ ऐसे लगेगी। और डिस्प्लेसमेंट कैसे लगेगी? डिस्प्लेसमेंट मेरी यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी, इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। अग्री कर रहे हो? यस अग्री कर मैम। रहे हो? सो टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन बिकॉज ऑफ टेंशन विल बी 0।
work done because of tension will be equal to 0. Is this part okay? मैम इसमें डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 हो गया है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट, हाँ वो वाला केस अगला होगा, बट यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना। पार्टिकल मैम तो जो तेरा बिकॉज बॉब है एक ही मतलब का, वो तो हिल ही गया। मैम बिकॉज एक ही प्लेस से वो हिल रहा है एंड टोटल मतलब उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 आई। नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहे ना हम। आपका बॉब पहले ये पेंडुलम था आपका, है ना बच्चा, यहाँ पर आपका बॉब बंधा हुआ है। अब आपका जो बॉब है वो आगे चला गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 थोड़ी हुई। हो सकता है एक ऑसिलेशन में आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट 0, बट वैसे डिस्प्लेसमेंट थोड़ी 0 हुई। सही ओके बात है ना मैम। बच्चा? यस मैम। ठीक है, चलूं आगे। मैम तो फिर हम जब वर्क डन जब कैलकुलेट करते हैं तो फिर उसमें हम डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। जैसे सपोज आपको बोला गया है कि ये आपका पेंडुलम पहले यहाँ पर था, फिर आप इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन तक कितना काम हुआ है वो निकालो, तो वहीं तक की तो डिस्प्लेसमेंट लोगे ना। यस वहां पे मैम। भी नेट डिस्प्लेसमेंट ही लोगे, बट लोगे तो वहीं तक की, यस मैम क्लियर हो है गया। ना बच्चा? यस मैम। ठीक है, ये कर लिया नोट डाउन, चलूं आगे। यस मैम। चलो। नो मैम। नो मैम, ठीक है, कर लो, नोट डाउन कर लो। cos 180 तुम्हारा -1 होता है ना? सॉरी। cos 180 इज -1 ना? पढ़ाया हुआ है यस ये भी मैंने। यस मैम। यस यस यस। चलो कर लो फटाफट नोट डाउन, फिर आगे चलेंगे। रुक जाओ रुक जाओ, पेन ने धोखा दे रखा है वो। डन, छाप लिया। डन, बाकी बच्चों ने भी कर लिया। यस। यस मैम। Yes, very good. So now let's talk about the second case. Second case is very simple. Second case तुम लोग बहुत प्यार से बता भी दोगे। अब सेकंड केस ऐसा है कि तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तब तो वर्क डन डायरेक्टली 0 नहीं होएगा, यस मैम। है ना? सो इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स एक्ट कर रही है, अगर फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पे, बट अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो तुम्हारा वर्क डन फिर से 0 हो गया। सो वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स इज 0, is 0 if there is no displacement. If there is no displacement, इसका एग्जांपल सोच सकते हो? वॉल पे जब हम एक्सटर्नल हाँ, फोर्स वॉल पे अप्लाई। लगाते रहो एक्सटर्नल फोर्स, जितनी एक्सटर्नल फोर्स लगा लो वॉल तो हिलेगी नहीं, तो वॉल पे तुमने कुछ काम ही नहीं है, जबकि तुम लोग थक जाओगे, है ना? वैसे ही अब सपोज जो मैंने बैकपैक वाला एग्जांपल दिया था कि a person carrying a very heavy load, a person carrying a very heavy load is stationary. कोई बंदा है जिसने अपने सर पे एक बहुत भारी वजन उठा रखा है, या फिर कोई अपने ऐसे कंधे पे एक बहुत भारी वजन उठा रखा है, पर वो रुका हुआ है एक जगह पे, तो वर्क डन 0 है उस भारी वजन की वजह से। भारी वजन तो लगी रहा है बंदे पे, पर वर्क डन 0 है। सही यस बात है ना मैम। बच्चों? मैम तो अगर वो हैवी लोड लेके चलेगा, बट आपने अभी पिछले केस में ना, उस बताया केस कि में भी वो 0 है। डन, तो तब भी उस 0 केस में रहेगा। वो लोड की वजह से और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि परपेंडिकुलर है, उसकी वजह से देयर विल बी नो वर्क डन। ठीक है, लोड की वजह से कोई वर्क डन नहीं माना जाएगा उस केस में भी। उस केस में भी वो जो बंदा है उसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो वॉक कर रहा है, उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी उसकी वजह से हम वर्क डन देखेंगे, तो वो भी आपकी फोर्स तो कुछ आई जाएगी, बट वो लोड की वजह से वहां पे कोई वर्क डन नहीं आएगा। सही है? यस मैम। चलो अब केस 3 की बात कर लेते हैं। इस केस में हम समझेंगे पॉजिटिव वर्क डन। तो जब आपका जो थीटा होता है वो 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 से कम है, 90 से कम है, 90 के इक्वल टू हटा देते हैं, तो इस सिचुएशन में cos थीटा तुम्हारा पॉजिटिव होएगा। इस सिचुएशन में cos थीटा तुम्हारा पॉजिटिव होएगा। यस मैम। तो इसका मतलब भी यही है कि वर्क डन इज ऑल्सो पॉजिटिव, वर्क डन इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो योर वर्क डन इज पॉजिटिव इफ यू आर हैविंग एन एक्यूट एंगल। बेसिकली अगर किसी चीज को तुम पुल कर रहे हो, तो पुलिंग वाले केस में तुम्हारा एक्यूट एंगल बनता है यूजुअली, तो इस सिचुएशन में तुम्हारा वर्क डन जो रहता है वो तुम्हारा पॉजिटिव रहता है। तो कोई भी तुम्हारे पास रैंडम ऑब्जेक्ट हो सकती है, उस पर अगर कुछ इस डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाई है, इस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, अगर ये एंगल तुम्हारा एक्यूट है, तब तुम्हारा वर्क डन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा।
सही है, तो इसको भी अगर नोट डाउन करना है तो स्टेटमेंट नोट डाउन कर सकते हो, दैट वर्क डन इज पॉजिटिव if applied force has a component in direction of displacement. इसका मतलब क्या है कि जो तुमने फोर्स अप्लाई करी है अगर उसका अक्यूट एंगल है तो उसका मतलब है कि एक कोई ना कोई इसका कंपोनेंट जो है, जैसे यहाँ पे एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट के साथ में होगा, तो तब हम कहते हैं कि हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव रहेगा. इज दिस पार्ट ओके? ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस यस मैम. मैम. तो ये वाला तुम्हारा काम भी तभी करता है जब जैसे तुमने अगर कोई चीज को तुम पुल कर रहे हो तब तुम्हारा एक्यूट एंगल बन जाएगा. अगर किसी चीज को तुम उठा रहे हो, ऐसे अपने हाथों से भी उठा रहे हो, तब भी तुम्हारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो गई, तब भी तुम्हारा एक तरीके से पॉजिटिव वर्क डन आएगा. अगर तुम स्प्रिंग को स्ट्रेच भी कर रहे हो तो स्प्रिंग को तुम जिस डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, वो तुम्हारी सेम डायरेक्शन के अंदर लग रही है, तो वहां पर भी वर्क डन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, अब केस फोर्थ जो है वो भी इजी है. केस फोर्थ इसी का उल्टा है. अब केस फोर्थ में हमें क्या डिस्कस करना है? फाइनल स्पेशल केस जो है हमारा, दैट इज की, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन. हाँ बेटा एक सेकेंड देख लो बच्चा. यस मैम. ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि अगर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का एंगल तुम्हारा बन रहा होता है तब तुम्हारा जो वर्क डन रहता है वो रहता है नेगेटिव. ऐसा भी क्यों होता है? क्योंकि कॉस थीटा तुम्हारा नेगेटिव हो जाता है. कॉस थीटा इस सिचुएशन में तुम्हारा नेगेटिव रहता है, तो इसका ये मतलब है कि वर्क डन भी तुम्हारा नेगेटिव ही आएगा. मतलब अगर हमारा किसी भी रीजन की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स जो है, सपोज ये मेरी ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट मेरी कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है. एक ऑप्टिव्स एंगल अगर मेरा बन रहा है जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री के बराबर हो मैक्स टू मैक्स, तो इस सिचुएशन में मेरा जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा. इसका रीजन भी यही होता है कि अगर इस फोर्स का मैं कॉम्पोनेंट करती हूँ, अगर ये वाली जो फोर्स है इसका मैं कॉम्पोनेंट करती हूँ, तो वो ऑपोजिट नहीं आ रहा डिस्प्लेसमेंट के. कैन यू गाइस सी दिस? है ना बेटा? तो वर्क डन को हम नेगेटिव तभी बोलेंगे, वर्क डन इज नेगेटिव if the applied force has component in a direction opposite to displacement. Is this also okay? इसके एग्जाम्पल्स भी अगर समझने हैं तो एग्जाम्पल्स भी यही समझ लो कि अगर सपोज कोई गाड़ी चल रही है एंड यू अप्लाई ब्रेक्स, तो तब तुम्हारी जो फोर्स है वो अलग डायरेक्शन में लगेगी, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में, तो इस केस में वर्क डन तुम्हारा नेगेटिव होएगा. कैन यू गाइस इमेजिन दैट? स्केलर हाँ. क्वांटिटी तो नेगेटिव हो नहीं सकती. नहीं, नेगेटिव का खाली ये रिलेशनशिप है. स्केलर क्वांटिटी तुम्हारी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, स्पीड तुम्हारी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, बट ठीक है, नेगेटिव का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि वो जो क्वांटिटी की वैल्यू है वो नेगेटिव हो गई. नेगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रही है, या फिर यहाँ पर हमारी Okay, फोर्स और ma'am. डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में लग रही है. ठीक है, तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव तब माना जाता है जब अप्लाइड फोर्स का कुछ ना कुछ कंपोनेंट हो डिस्प्लेसमेंट के साथ में. नेगेटिव वर्क डन हम तब बोलते हैं कि जब हमारी जो अप्लाइड फोर्स का कोई कंपोनेंट है दैट इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. तो जो बेसिकली जब वर्क डन नेगेटिव होता है तो ऑब्जेक्ट के आसार ये होते हैं कि वो रुक जाएगी. ओके मैम, ठीक है, सो अप्लाइंग ब्रेक्स टू अ मूविंग व्हीकल, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन. ठीक है बेटा, तो अगर आप किसी भी बॉडी को मूव Yes, कर ma'am. रहे हो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव. वो बॉडी को रिड्यूस करना चाहती है ना उसकी स्पीड, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव. कभी भी पॉजिटिव वर्क डन थोड़ी करेगी फ्रिक्शनल फोर्स, तो हमेशा ही रेजिस्ट करेगी ना मोशन को. इट इज ऑलवेज नेगेटिव. इज दिस Yes, पार्ट ओके? ma'am. Yes, ma'am. Clear. ये सारे के सारे केसेस सब बच्चों को समझ में आए? चलूं आगे?
एक मिनट रुको इसी साइड। हाँ, एक सेकंड में रुक जाती हूँ, तब बच्चे एक बार नोट डाउन भी कर लो। छाप लिया है मैंने। छाप लिया है आपने, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों को भी छापने दो, फिर आगे चलेंगे। यस मैम, हो गया। हो गया। चलो, अब ये वाला पहला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को देखो, मुझे बताओ कि ए बी सी डी में किस तरीके से वर्क डन हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस एग्जाम्पल इज टेलिंग यू। सॉरी, मैम इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? figure shows four situations in which a force acts on a box while the box slides rightwards. So displacement is happening in the rightwards direction. मतलब right माने ये। ओके मैम। मैम ऑप्शन ए में तो नेगेटिव है। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन ए में हमारा वर्क डन नेगेटिव है, बच्चे ने बोला। बाकी बच्चे मैम मैम बी ऑप्शन बी में में 0 ऑप्शन है। बी में पॉजिटिव है। डी में पॉजिटिव है, मैम बी सोचो में 0 0 है। है, सी में पॉजिटिव है। बी में सी 0 हो में गया, पॉजिटिव है और डी में भी पॉजिटिव है। सी और में डी तुम्हारा में भी। पॉजिटिव होएगा, और डी में भी तुम्हारा पॉजिटिव होएगा। यस अब मैम। मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम इस केस में कौन सा होएगा। मैम डी में होगा मैक्सिमम। डी। तो डी यस सबसे मैम, डी पहले में अरेंज मैक्सिमम करना है, होगा। क्योंकि हमें अरेंज करना है फ्रॉम पॉजिटिव टू मोस्ट नेगेटिव। तो डी का वर्क डन जो है वो मैक्सिमम वर्क डन होएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। यस मैम, फिर मैम सी। डी सी बी ए। डी, फिर तुम्हारे पास सी आ गया, यस है मैम, ना। फिर बी। फिर हमारे पास बी आ गया, बी। सॉरी, बी आ देन गया, ए। फिर हमारे पास ए आ गया। सही है, यस मैम। क्लियर है। और यहीं पे अगर मैं यस 180 डिग्री का एक ऑप्शन बना देती तो तुम्हारा 180 डिग्री की वजह से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वर्क डन आता, वो तुम्हारा सबसे एंड में आता। क्लियर है यस चीज, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यस मैम, क्लियर चलो, है। अब मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, खुद एक बार रीड करके मुझे बताओ कि कैसे सॉल्व करोगे। एक फोर्स को, एक ब्लॉक को पुश किया जा रहा है, दूसरे ब्लॉक को पुल किया जा रहा है, दोनों ने डिस्प्लेसमेंट सेम ही निकाली है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी एस की हुई है, पर तुम्हें बताना है कि तुम्हारे हिसाब से वर्क डन किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, या फिर दोनों का सेम होगा। मैम पुशिंग मैम वाले वन केस में में वर्क ज्यादा डन होगा ज्यादा क्योंकि होगा। उसमें थीटा 0 है। अच्छा, तो बेटा लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। अगर मैं वन वाले केस की बात करती हूँ, तो वन वाले केस में फोर्स लगी कुछ इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी मेरी कुछ इसी डायरेक्शन में हुई है, तो वर्क डन तो डायरेक्टली एफ एस के बराबर आ गया। दिस इज वर्क डन इन वन फर्स्ट ब्लॉक। डू यू गाइस अग्री? मैम इस एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया कि पुलिंग ज्यादा इजी है। इस एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया। अब अगर तुम सेकंड वाले ब्लॉक को देखो, तो सेकंड वाले ब्लॉक में तुमने फोर्स कुछ ऐसे लगाई है, फोर्स कुछ ऐसे लगाई है, तो तुम्हारा कुछ कंपोनेंट फोर्स का इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। यहाँ पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो एस के बराबर हुआ है, तो वर्क डन कितना होएगा, कुछ एफ एस कॉस थीटा के बराबर। तो ये यस मैम। कॉस थीटा जो होता है, यस कॉस मैम। थीटा तुम्हारा 1 से हमेशा कम ही रहता है ना, यस कॉस थीटा तो मैम। हमेशा वर्क 1 से कम रहता है, तो इसका मतलब है वर्क डन इन फर्स्ट इज ग्रेटर देन वर्क डन इन सेकंड। इज दिस ओके? यस मैम। यस वाली मैम। चीज सब मैम समझ में आई? हाँ बच्चा। मैम सेकंड वाले में अगर पुलिंग में थीटा 0 होता तो फिर वर्क डन हाँ, तो कितना फिर वर्क ज्यादा डन होता? तुम्हारा सेम हो जाता, फिर तो दोनों की सेम ही बात होगी ना। यस मैम। दोनों डायरेक्शन में जो फोर्स लग मैम रही है वो फिर तो सेम पुलिंग और डायरेक्शन में लग पुशिंग, रही है ना। मैम फिर पुलिंग और पुशिंग में तो मतलब इक्वल आ हाँ, जाता। वर्क डन की वैल्यू इक्वल आ जाती, वर्क डन की वैल्यू इक्वल आ जाती अगर थीटा 0 है तब। ठीक है, तुम लोग ये वाली चीज तो जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था ना, पुलिंग और पुशिंग वाला फोर्स, अगर थीटा की वैल्यू 0 रहेगी तो तुम्हारा उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा फोर्स में, फिर वो दोनों फोर्सेस तुम्हारी सेम ही आ जाएंगी। एक बार चेक करना थीटा की वैल्यू 0 पुट करके, है ना। थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे, साइन थीटा 0 हो गया, खाली कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा, तो दोनों फोर्सेस तुम्हारी इक्वली आ जाएंगी। वो थीटा की वजह से ही तुम्हारा जो एंगल का फैक्टर आ रहा है, जो तुम्हारा एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा वहां पे ऐड हो रहा है, वो थीटा की वजह से ही तो ऐड हो रहा है ना बच्चों। यस मैम। चलो, अब बेटा एक बार डॉट प्रोडक्ट वाला जो चीज है वो फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सपोज हमारी कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, उस पर कुछ फोर्स लग रही है एफ, उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है एस, एंड दोनों के बीच में एंगल आप लोगों को दे रखा है थीटा। तो किसी चीज को कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब होता है, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में वो लिखी हुई है। सपोज तुमने फोर्स को लिख रखा है एज एफ एस आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी कुछ एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। तो इस सिचुएशन में अगर हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, एफ डॉट एस, एफ है ना, क्या एक्स एक्सप्रेशन एफ आएगा, एक्स
plus fy sy plus fz sz. बिल्कुल सही, यू आर एब्सोल्युटली राइट, FZ SZ सही है। और हमने फर्स्ट टर्म में ये भी पढ़ा था कि अगर तुम्हें 2 पॉइंट्स गिवन है, अगर सपोज तुम्हें 2 पॉइंट्स गिवन है कि पहला पॉइंट ये था दूसरा पॉइंट ये था, तो उसके बीच में भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो, है ना, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 करके। याद है ये सारी चीजें? ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ विल यू सॉल्व दिस? A particle is displaced from point A to point B. पार्टिकल को तुमने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिस्प्लेस कर दिया है और कुछ कांस्टेंट फोर्स तुमने लगाई है, फोर्स भी तुम्हें गिवन है। तुम बताना है कि कितना वर्क डन किया है इस फोर्स ने, ताकि ये पार्टिकल तुम्हारा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव हो जाए। तो निकालो, कैसे निकालोगे? हाँ बेटा। मैम एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा बच्चा, ठीक है, विजिबल है। ये फॉर्मूला नहीं है यार, ये डॉट प्रोडक्ट ही है। मतलब एक बार अगर किसी बच्चे को इस वाली चीज में कंफ्यूजन हो रहा है तो वेक्टर वाला डॉट प्रोडक्ट जरूर रिवाइज कर लेना, इस चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट काम आएगा। रोटेशन वाले चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट काम आएगा। हो गया? यस मैम। चलो, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में तुम्हें गिवन क्या है, सबसे पहले वो चीजें लिख देती हूँ। तुम्हें गिवन है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है मेरी, 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। 3 की जगह z लग रहा है तो थोड़ा सा फिर से बना देते हैं ना, नोट्स में कंफ्यूज हो जाओगे। और तुम्हें क्या गिवन है, इनिशियल पोजीशन गिवन है। पोजीशन से पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो ना, इनिशियल पोजीशन गिवन है, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, i कैप प्लस 2j कैप, ऐसे ही लिखा था, याद है बच्चों को? Yes, ma'am. फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी, R2 5i cap plus 5j cap. 5i कैप प्लस 5j कैप। ये हम लोगों ने कैसे लिखा था, इसको एक बार अगर मैं रिवाइज करवा दूं, कैसे लिखा था एक बार हमने, रुको थोड़ा सा डायग्राम फिर से बनाया जाए, टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ। मोशन एंड, मतलब मैं बोल रही हूँ कि सारे चैप्टर रिवाइज होंगे तुम्हारे, ये सारे इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं। ठीक है, सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो 1 और 2 वाला पॉइंट कुछ यहां पर होएगा, दिस इज माई पॉइंट 1 2, दिस इज माई इनिशियल पोजिशन। फाइनल पोजिशन सपोज कुछ यहां पर है 5,5, दिस इज माई फाइनल पोजिशन। तो ये वाली सिचुएशन में करते क्या थे हम लोग, पोजिशन वेक्टर पहला वाला बनाया कुछ इस तरीके से, ये होता है पोजिशन वेक्टर 1 R1, है ना बेटा, यही करते थे। और फिर दूसरा पोजीशन वेक्टर बनाया, दूसरा पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से आ गया, दिस इज माय R2। इज दिस ओके? इज दिस ओके एवरीवन? Ma'am, screen. अच्छा, सब बच्चों की आवाज नहीं आ रही कि ओके नहीं है, नहीं आ रही मैम, स्क्रीन नहीं आ रही। अभी आ गई बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है, पोजीशन वेक्टर से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो R2 माइनस R1 कर दिया था। Yes, ma'am. तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, 4i cap plus 3j cap. 4i कैप प्लस 3j कैप। तो अब बताओ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क डन की क्या वैल्यू हो जाएगी, 17. वर्क डन विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। सही है ना, तो वर्क डन आ जाएगा तुम्हारा 17 जूल्स। इज दिस क्वेश्चन ओके? यस मैम। Yes, स्लो ma'am. स्लो आज यार मैं जेन्युइनली स्लो स्लो चल रही हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना रहे, समझ में आ रहा है सबको? यस Yes, ma'am. चलो, अब आगे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। हाँ बेटा, अच्छा नोट करना है, कर लो कर लो, नोट डाउन कर लो बेटा। हो गया बेटा, सब बच्चों का हो गया? यस मैम। Yes, चलो, ma'am. अभी अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सब बच्चे करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व।
मैम 20। ठीक है, 20 क्या आया है? वर्क डन फाइनल, वेरी गुड, गुड जॉब। बाकी बच्चे बताओ क्या 20 आ रहा है, नहीं आ रहा? 20 इज द राइट आंसर बच्चों, वेरी गुड। मैम क्वेश्चन इतना इजी था ना कि लगा हाँ कुछ ना, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। नहीं अभी देखो स्टार्टिंग का, आज मैं तभी बता रही हूँ कि आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, तो आज तुम्हारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इजी रहेंगे, है ना? फर्स्ट क्योंकि क्लास तो मैम बताने में टाइम लग गया कि एक बार सोच लो अच्छी तरह। क्वेश्चन मैं लाई इसलिए हूँ ताकि तुम लोगों को ये चीज दिखा पाऊँ कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर भी कॉन्सेप्ट तो लग ही रहा है ना? यस इसके मैम। अंदर जो तुमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है उसका कॉन्सेप्ट तो लग ही रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पुराने चैप्टर गए तो गए, जो चीज हमने पढ़ी है वो भूलनी नहीं है, वो वाली चीज भी हमारे काम में ही आएगी। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ, चलो अब आ जाओ, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है? अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब तुम्हारे को गिवन चीजें लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है तुम्हारा? मास जो है ब्लॉक का वो है कुछ 10 किलो के बराबर। इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट, 10 न्यूटन की तुमने फोर्स लगा दी और कितने सेकंड के लिए लगाई? 2 सेकंड के लिए लगाई है। तुम बताना है कितना वर्क डन करा होगा इस फोर्स ने, तो कैसे निकालेंगे बताओ? क्या स्टेप्स फॉलो करें? अरे मैम, मैंने 2 सेकंड को डिस्प्लेसमेंट पढ़ ली जब भी लगाई दी है। मैंने वही बोला कि आंसर आपका सही आया है, बट ये आपका टाइम है। हाँ मैम। तो लकीली आंसर सही आ गया, वरना आंसर गलत आता तो फंस जाती। ठीक है, तो इस मैम क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? यहाँ पर हमें फोर्स पता है, इस फोर्स के वजह से हमारे को डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, कितनी निकली। फोर्स से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। मैम स्क्रीन। अच्छा, यस मैम, एक्सलेशन निकल जाएगी। बताओ एक्सेलरेशन कितनी आएगी? 1 1। सीन विजिबल है बच्चों सबको? नो मैम। यस मैम। नो मैम। कोई नहीं बच्चा, रिफ्रेश कर रही हूँ। मैम एक्सेलरेशन 1 आएगी। बिल्कुल सही, अभी स्क्रीन आ गई। नो मैम। अरे ये क्या हुआ? यस हाँ मैम वही आ मैं गई। सोच रहा आ हाँ था। गई? भाई। मैम इतना तो अब यस है मैम, आ नहीं गई आ आसान गई। इस क्वेश्चन, इतनी नहीं, जल्दी मैंने कैसे भी हो गया? वही बोला, मैंने बोला ठीक है क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, मैंने बोला चलो अच्छा है बच्चों को समझ में आ रहा है मतलब। तो एक्सेलरेशन हो जाएगी तुम्हारी फोर्स अपॉन मास, तो 10/10 हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है एक्सेलरेशन तुम्हारी आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन पता है तुम्हें, टाइम पता है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लोगे। और तुम्हें बोला है कि इनिशियली यस मैम। तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो जीरो ही होगी। इनिशियली वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बोला है कि रखा हुआ था बॉक्स, उसके ऊपर तुमने फोर्स लगाई है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगी, उससे एस आ जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस बताओ मैम। एस की क्या वैल्यू यस आएगी? मैम। 2 मीटर। मैम 2 जीरो। मीटर। हाँ तो तभी मैंने बताया कि आंसर सही आया बच्ची का, बट आंसर निकालने का तरीका गलत है। हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 1 इंटू टाइम का स्क्वायर विच इज 4। मैम वो ऐसे देख के कर दे जल्दी से। हाँ जल्दी से कर दिया, मैंने बोला बड़ी जल्दी आ गया यार, but ठीक है चलो, आई वाज हैप्पी। इतनी अभी गलती समझ में आ गई है हमें कि क्वेश्चन ढंग से रीड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट की यस वैल्यू मैम। आ गई 2 मीटर्स। तो हो गया आप क्वेश्चन सॉल्व। यस मैम। नाउ तो द क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ वी नो दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस, एफ एस। क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो तुम्हारा जीरो है, तो एफ एस कॉस जीरो लिख यस देती मैम। हूँ। सो विच इम्प्लाइज वर्क डन विल बी इक्वल टू 10 इंटू 2 20। माने 20 जूल्स। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। और एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करो। सेम ही है जो पहले वाला क्वेश्चन है, उसी तरीके से है जैसे पहले वाला मैम क्वेश्चन था। -6 मीटर जेड एक्सिस पे। हाँ राइट, के क्या? -6 मीटर जेड एक्सिस पे, राइट। मैम ये एक एक कंपोनेंट रखें क्या, आई कैप जे कैप और के कैप, 2 मीटर 4 मीटर -6 मीटर। हाँ, ये आपको ए के अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो इसका तो यही मतलब है ना कि आपको ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो यस अगर आप मैम। पोजीशन वेक्टर ऑफ मैम ए लिखोगे तो क्या लिखोगे? -24। वेरी गुड, -24 इज द राइट आंसर। 2i प्लस 4j -6k, ये हो जाएगा आपका आर ए। वैसे ही आप आर बी लिख सकते हो, वो तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। 6i -4j +2k।
है ना बेटा? यस मैम। यहाँ पर अगर अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. So this will be equal to what? 6 minus 2, 4. -4 -4 तो -8 आ जाएगा. -8 और +8 2 + 6 हो जाएगा तो +8. फोर्स आपको क्वेश्चन में गिवन ही है. कितनी गिवन है? 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस k कैप न्यूटन. ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट आती है मीटर में. तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? i कैप मतलब 4 × 2 8, j कैप मतलब -24, है ना, और k कैप मतलब -8. तो इसका मतलब है वर्क डन विल बी इक्वल टू -24 जूल्स. इज दिस पार्ट ओके एवरीवन? यस मैम। चलूं आगे? यस मैम। चलो. तो बेटा ये वाली सारी सिचुएशन तो सिंपल है. हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक कोई फोर्स लग रही है. अब अगर सपोज मेरे पास कोई एक ऐसे रैंडम ऑब्जेक्ट है, इस पे मुझे आपको वर्क डन बताना है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है कुछ इस डायरेक्शन में, बट इस पे लग रही है बहुत ही सारी फोर्सेस. इस पे लग रही है मल्टीपल फोर्सेस. एक फोर्स इस पे मैम कुछ ऐसे लग रही F1, दूसरी फोर्स इस पे कहीं और किसी डायरेक्शन में लग रही है F2, तीसरी फोर्स इसमें कहीं और लग रही है F3. ऐसे ऐसे करके इस पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही है. टोटल इस पे n फोर्सेस लग रही हैं. तो इस सिचुएशन में क्या करोगे अब तुम लोग? अब इस सिचुएशन में क्या करोगे बताओ? ये सारी हम फोर्सेस की वजह से अलग रिजल्टेंट अलग वर्क. निकालें। रिजल्टेंट निकाल लोगे. रिजल्टेंट निकालने का क्या मतलब है? अगर ये इतनी सारी फोर्सेस लग रही हैं तो वर्क डन तुम्हारा एक तरीके से क्या हो जाएगा? F1.s प्लस F2.s Yes, ma'am. प्लस F3.s एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल Fn.s. तो यहां से ये डॉट एस को तो मैं कॉमन ले सकती हूँ. ब्रैकेट में क्या बचेगा? F1 प्लस F2 प्लस Ma'am, F3. total force. वेरी गुड. सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल प्लस Fn और विद डॉट एस. तो इसका क्या मतलब है कि जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका ये क्या हो गया? रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस. ये जो F1 प्लस F2 वगैरह Yes, ma'am. मैंने लिखा है, दिस इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस. Yes, रिजल्टेंट ma'am. ऑफ ऑल फोर्सेस ले लो. तुम्हारा वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो तुम्हारी नेट फोर्स लगी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट. तो अगर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो तो तुम्हें नेट फोर्स निकाल लेनी है. डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में निकाल लो कंपोनेंट करके, वो और बेटर है. वरना नेट फोर्स फाइनल निकाल लो वेक्टर सम करके और वो डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. सही है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। चलो. हम अब इतनी सारी टर्म्स का वेक्टर सम कैसे होगा? जैसे अगर सपोज तुम्हारा एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा 40 न्यूटन का, दूसरा फोर्स 20 न्यूटन का किसी और डायरेक्शन में लगा, 40 में से 20 को माइनस कर देते हैं ना. पहले भी तो कंपोनेंट ले लेकर करी है सारी फोर्सेस के ऊपर ऑपरेशन. Yes, ma'am. Understand. तुम्हारे क्वेश्चन में तो तुम्हारे पास जितनी फोर्सेस है उतनी होंगी. ये तो मैंने चलो n फोर्सेस बोल दी. क्वेश्चन में तो तुम्हारी 2-4 फोर्सेस जितनी लगती है लगेंगी तो उतनी ही. ठीक मैम है. Okay, ma'am. हाँ, Clear है. मैम पॉलीगन लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं? वो तो वेक्टर में पढ़ा था ना. रिवाइज करवाना है क्या? यस मैम, वो उसमें ओनली फॉर्मूला पढ़ा था। बेटा पॉलीगन लॉ इज नथिंग बट, पॉलीगन लॉ क्या बोलता है? अगर सपोज तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, है ना, बहुत ही सारे वेक्टर हो गए मेरे पास, अब मुझे नहीं पता इन वेक्टर का मैं सम कैसे करूं. तो पॉलीगन लॉ में क्या करते हैं, ये सारे के सारे जो वेक्टर्स होते हैं इनको एक पॉलीगन की शेप में अरेंज कर देते हैं. तुम्हारा कोई भी पॉलीगन, यहाँ पर कुछ पॉलीगन तो बनेगा ही. वो जो पॉलीगन है उसकी शेप में तुम इस वेक्टर को अरेंज कर दोगे, जितने भी ये सारे वेक्टर्स हैं. तो जो ये बची हुई साइड होगी पॉलीगन की, वहां से तुम्हारे को अपना रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये तुम्हारा पॉलीगन लॉ है. बट पॉलीगन लॉ को यूज करने की नीड नहीं पड़ती हमें, क्योंकि हमारे पास अगर बहुत ज्यादा मल्टीपल फोर्सेस होती है तो हम उनके कंपोनेंट लेकर उनको ऐड कर देते हैं ना बच्चा. यस तो यूज करने के तरीके में आपको पॉलीगन लॉ कुछ इतना ज्यादा काम आएगा नहीं जितना मुझे लगता है. चलूं आगे? ओके मैम। चलो. अब थोड़ा सा ये जो वर्क पड़ा है इसके थोड़े से फीचर्स पढ़ लेते हैं. ये थियरी वाला ही टॉपिक है. तो सबसे पहला फीचर ये है दैट वर्क जो है, जो मैम तुम्हारा. हाँ बेटा. मैम जैसे कि हमने वो डिस्प्लेसमेंट हाँ कॉमन ले ली, मतलब हाँ. फोर्स कॉमन ली, तो मैम डिस्प्लेसमेंट भी तो अलग अलग हो सकती है ना, जैसे फोर्स अलग अलग थी. नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तुम्हारी. अगर तुम ऑब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा मल्टीपल फोर्सेस लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट तो फिर भी किसी एक डायरेक्शन में ही चलेगी.
यस है ना। मैम। अब तुम्हारी जैसे गाड़ी है, गाड़ी पे तुम बोल रहे हो कि मैम फ्रिक्शन भी लग रहा है, मैम एयर रेजिस्टेंस भी लग रही है, मैम हम गाड़ी की मोटर से भी फोर्स लगा रहे हैं, बट गाड़ी तो एक ही डायरेक्शन में चल रही है। मैम अगर हम ओके। रबर बैंड पे मल्टीपल हम्म। फोर्स लगाएंगे तो फिर? बेटा रबर बैंड का केस अलग है क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। अभी तक तो हम जितने यस भी मैम। ऑब्जेक्ट्स मान रहे हैं उनमें इलास्टिसिटी तो है ही नहीं ना, वो तो स्टेबल सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी। इलास्टिक वाली प्रॉपर्टीज जो है वो हम बाद में डील करेंगे। इलास्टिक वाली प्रॉपर्टीज हम इस जगह पे डील ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसी बॉडीज के साथ डील कर रहे हैं जिनकी मास, शेप, साइज, ये सारी चीजें जो है वो फिक्स्ड है। सही है ना बच्चा। ओके मैम। चलो, तो सबसे पहला फीचर क्या आ जाता है वर्क डन का? सबसे पहला फीचर यही, थोड़े से फीचर्स पढ़ लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे चाहे। कि वर्क जो होता है वो तुम्हारा किसी इंटरवल या डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफाइन होता है। मतलब क्या है इसका कि इंस्टेंटेनियस वर्क का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वर्क, देयर इज नो मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वर्क। इंस्टेंटेनियस वर्क का तो कुछ मतलब ही नहीं होएगा ना। जैसे इंस्टेंटेनियस वर्क में बच्चा पूछ रहा है कि मैम आप इसी इसी मोमेंट पे बताओ कि क्या वर्क हो रहा है इस ट्रेन से, तो भाई कुछ मतलब ही नहीं हुआ। जब तक आप मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं दोगे तब तक मैं आपको इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं बता सकती। एक इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो हमने देख ही ली है कि अगर आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, अगर आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको किसी भी तरीके की बोल दी 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई है फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, work done by the force, work done by the force is independent, is independent, is independent of type of motion, of type of motion। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 20 न्यूटन की फोर्स लगा रही हूँ और 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो भाई टाइप ऑफ मोशन कुछ भी हो सकता है। टाइप ऑफ मोशन कुछ भी हो सकता है। टाइप ऑफ मोशन का क्या मतलब हो गया कि हो सकता है मेरा यूनिफॉर्म मोशन हो, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो मेरा ब्लॉक, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई, 20 न्यूटन की फोर्स लगी, वर्क डन 40 आ गया। अगर मेरी एक्सेलरेशन हो रही है, अगर मेरी एक्सेलरेशन हो रही है उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 जूल्स मेरा वर्क डन आ गया। अगर मेरी रिटार्डेशन हो रही है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जो भी हमारा टाइप ऑफ मोशन है वो हमारा फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वाले केसेस में मैटर करता था। वर्क डन वाले केस में वी आर ओनली कंसर्न विद कि फोर्स तुमने कहां लगाई और तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुई। तो अगर तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट फिक्स है तो जो भी तुम फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से वर्क डन तुम्हारा टाइप ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इज इट ओके बच्चों? यस मैम। ठीक है, चलूं आगे। चलो, अब अगली चीज क्या होती है, अगली चीज क्या होती है जो मैंने ये फोर्सेस वाली बताई कि अगर तुम्हारी मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो सारी की सारी फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन हो रहा है ना वो किसी और फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो फोर्स जो भी तुम्हारी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो तुम्हारी नेट फोर्स की वजह से हो रही है। जो तुम्हारी नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है वो मैम तुम्हारी किसी, हाँ बेटा, स्क्रीन शेयर इस तरह से। अच्छा मैंने लिखा नहीं है बच्चा अभी, पॉइंट विजिबल है? यस मैम। ठीक है। एक और पॉइंट तुम्हारा क्या है वर्क डन के बारे में इंपॉर्टेंट, दैट जो तुम्हारा वर्क डन होता है, दैट व्हाट डू यू थिंक, दैट डज इट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस और डज इट नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मैम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता होगा। डिपेंड करेगा ना, क्यों? क्योंकि तुम्हारी फोर्स अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग होएगी, डिस्प्लेसमेंट यस तुम्हारी मैम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग होएगी। सो वर्क मैम डन, क्योंकि फोर्स डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। फोर्स भी तुम्हारी डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट भी करती है। ओरिजिन अगर मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं करती, फोर्स तो करती है। क्या? यस मैम, फोर्स करेगी तो डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली। वही वही, मतलब तुम्हारा जो वर्क डन होता है वो तुम्हारी फ्रेम पे डिपेंडेंट होती है चीज। वर्क डन का इफेक्ट क्या होता है कि वो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की चेंज कर देती है। इफेक्ट ऑफ वर्क डन, इफेक्ट ऑफ वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक तभी वर्क से रिलेटेड रहता है क्योंकि वर्क की वजह से ही तुम्हारे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो चेंज होती है। तो जितना तुम काम करोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, जितना वर्क डन किया उतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड। सही है मैम बच्चों? थर्ड वाला का एग्जाम्पल देना। क्या बेटा?
मैम थर्ड का एक एग्जांपल। थर्ड का एक एग्जाम्पल, अगर वो लिफ्ट वाला केस अपन देखते हैं, अगर अपन लिफ्ट वाला केस देखते हैं, तो लिफ्ट वाले केस में दोनों जो हमारे फ्रेम्स हैं, उन दोनों फ्रेम्स की वजह से तुम्हारा सपोज नॉर्मल रिएक्शन मैं देख रही हूँ, तो दोनों फ्रेम्स में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी कुछ अलग हो जाएगी। ग्राउंड फ्रेम से अगर मैं देखूं या फिर बाहर वाले फ्रेम से देखूं, तो वर्क डन दोनों केसेस में कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम अपना फ्रेम चेंज कर देते हो तो कितनी तुम्हारी फोर्स लग रही है, कितनी तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट लग रही है, वो दोनों चीजें चेंज हो जाती है। ठीक है, इज इट ओके बच्चा? यस मैम। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट अच्छा है कि तुम्हारा वर्क डन जो होता है वो तुम्हारा फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना ही करेंगे बच्चों आज की क्लास में। अगली क्लास में यहीं से अपना कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी आल्सो वांट टू स्टडी अबाउट कि व्हाट विल बी दी वर्क डन बिकॉज ऑफ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, ग्राफ वाली चीज भी अपन लोग पढ़ेंगे, वर्क डन